वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। आज हो गई है 8 जून 2020 और लगाते हैं टेस्ट नंबर 381। एग्जाम डेट सभी को पता होगी, 4 अक्टूबर 2020 है। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 381 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भुगतान अवसंरचना विकास कोष से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, भुगतान अवसंरचना विकास कोष की स्थापना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई है और इसका प्रबंधन भी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस कोष का वित्त पोषण पूरी तरह से आरबीआई द्वारा किया जाएगा। देखिए, दोनों के दोनों गलत हैं, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि भुगतान अवसंरचना विकास कोष की स्थापना वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा नहीं बल्कि आरबीआई के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? आरबीआई के द्वारा की गई है और इसका प्रबंधन भी आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस कोष का पूरी तरह से वित्त पोषण जो है वो आरबीआई द्वारा नहीं किया जाएगा। लगभग आधा हिस्सा आरबीआई करेगी, बाकी दूसरी बैंक करेंगी। तो ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। फिलहाल डी है इसका उत्तर, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए का भुगतान अवसंरचना विकास कोष यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित किया है, इसलिए इनकरेक्ट है पहला। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 250 करोड़ रुपए के प्रारंभिक भुगतान के साथ इस कोष की शुरुआत करेगी, जो कुल राशि का आधा हिस्सा 50% है और शेष आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालित कार्ड नेटवर्कों द्वारा वहन किया जाएगा। इसलिए इनकरेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा एक पद है #iCOMET। क्या है #iCOMET? क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है क्या? आधुनिक सेवाओं से युक्त नेपाल का कोई सुपर कंप्यूटर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक राजमार्ग प्रणाली है, या फिर यह सतत या भविष्य में सतत रूप से एक मजबूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने संबंधी एक पहल है? क्या है? देखिए, #iCOMET एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने संबंधी एक पहल है, आने वाले भविष्य में सतत रूप से। तो देखिए, iCOMET 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा भविष्य में सतत रूप से एक मजबूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने संबंधी एक पहल है। यह जो पहल है भविष्य में सतत रूप से एक मजबूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए सभी हितधारकों और व्यक्तियों को ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में समाचारों में रहा है एक पद। क्या है वो? 1633482000NN4 1633482000NN4 है क्या ये? पाकिस्तान का कोई अंतरिक्ष मिशन है क्या? कोई क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड है? जापान की कोई सुपरसोनिक मिसाइल, या फिर यूएसए की वायुसेना का एक क्षतिग्रस्त हुआ विमान जो हाल ही में क्षतिग्रस्त हुआ है? क्या है? 163348 2002 NN4। देखिए, यह है एक एस्टेरॉयड। क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, 163348 2002 इंडिकेट कर रहा है ईयर को। NN4 एक क्या है? शुद्ध ग्रह है, एक एस्टेरॉयड है। इसकी खोज कब हुई थी भाई? इसकी खोज हुई थी जुलाई 2002 में। इस शुद्ध ग्रह को संभावित खतरनाक शुद्ध ग्रह, मतलब पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड PHA और नियर अर्थ ऑर्बिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के अनुसार ये जो क्षुद्र ग्रह है इसका व्यास है 250 से 570 मीटर के बीच। यह प्रत्येक 14.50 दिनों में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह क्षुद्र ग्रह 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11,200 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की कक्षा के निकट से गुजरेगा। इसके पृथ्वी से 5.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरने का अनुमान है। तो पिछले कुछ देखिए समय में बहुत सारे सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से होकर गुजरे हैं।
लगातार डर लगा रहता है कि ये टकरा ना जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। समाचारों में रहे टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा असत्य है? टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम, इसे आवास और शहरी विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। इस कार्यक्रम को नए इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए लॉन्च किया गया है। इंटर्नशिप 1 वर्ष के लिए आयोजित की जाएगी। इसके अंदर देखिए तीनों के तीनों करेक्ट हैं, गलत तो कोई है नहीं इसमें, असत्य तो कोई है नहीं, तो क्या है उसका उत्तर डी है। चलिए समझते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए सारे के सारे कथन सत्य हैं, गलत कोई है नहीं यहाँ पर। हाल ही में 4 जून 2020 को आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टूलिप नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। इस कार्यक्रम को नए इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत उन्हें भारत में 4,400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ काम करने के अवसर मिलेंगे। इंटर्नशिप जो होगी इनके लिए 1 वर्ष की होगी, 1 साल की। इस कार्यक्रम में शामिल हितों के जो क्षेत्र हैं वो हैं शहरी नियोजन, परिवार नियोजन, वित्त पोषण, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, इंजीनियरिंग आदि। अब देखिए यह जो कार्यक्रम है भारत को कई सरकारी योजनाओं को लागू करने में अपनी जनशक्ति की कमी की समस्या को हल करने में मदद करेगा। टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व आर्थिक मंच के 51वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में विचार करना है जो 2020 में होने वाला है इसी वर्ष। तो 51वां विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन जो है वो दावोस में होगा। कहाँ पर है? दावोस, स्विट्जरलैंड। फोरम ने शिखर सम्मेलन को ए यूनिक ट्विन समिट नाम दिया है। इस शिखर सम्मेलन की योजना दुनिया भर के लाखों युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए एक शक्तिशाली वर्चुअल हब उपलब्ध कराना है। देखिए दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, पहला करेक्ट है क्या? नई दिल्ली में तो नहीं होगा ये? देखिए नई दिल्ली में नहीं है, दावोस में होगा, स्विट्जरलैंड में। डी है इसका उत्तर। उपरोक्त सभी नीचे देख लीजिएगा कि पूछा क्या है, सही है या सही नहीं है। तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की है कि वो द ग्रेट रीसेट थीम के साथ दावोस में अपने अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और फोरम ने शिखर सम्मेलन को ए यूनिक ट्विन समिट नाम दिया है। विश्व आर्थिक मंच का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन विभिन्न वैश्विक नेताओं, नागरिक समाज और बहु हितधारकों को एकत्रित करेगा और इस शिखर सम्मेलन की योजना विश्व भर के लाखों युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें नेताओं के साथ वाद विवाद करने के लिए एक शक्तिशाली वर्चुअल हब पर उपलब्ध कराना है। एक तरह से प्लेटफॉर्म देना। उल्लेखनीय है कि बात करें अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में क्लाउस स्क्रॉब के द्वारा की गई थी। 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है और यह संगठन अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पॉइंट ऑफ सेल के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या होता है पॉइंट ऑफ सेल? देखिए पॉइंट ऑफ सेल वह स्थान होता है जहां ग्राहक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं हेतु भुगतान किया जाता है और यहां पर बिक्री कर भी देय हो सकता है। यह कोई बाह्य स्टोर हो सकता है जहां पर भुगतान के लिए कार्ड पेमेंट या वर्चुअल सेल्स पॉइंट जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। पॉइंट ऑफ सेल से रिलेटेड करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका उत्तर। पढ़ लीजिएगा उसको एक बार और। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऐसी पिंड या क्षुद्रग्रह या धूमकेतु होते हैं जो पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न करते हुए उसकी कक्षा के करीब से गुजरते हैं। ये पिंड या क्षुद्रग्रह ज़्यादातर बर्फ और धूल के कण से मिलकर बने होते हैं। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़े हैं और पास से होकर उसके गुजरे हैं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका उत्तर।
तो देखिए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऐसे पिंड या क्षुद्रग्रह धूमकेतु होते हैं जो पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न करते हुए उसकी कक्षा के करीब से गुजरते हैं। ये क्षुद्रग्रह ज़्यादातर बर्फ और धूल के कण से मिलकर बने होते हैं। देखिए गौरतलब है कि पृथ्वी पर जीवन के विलुप्त होने के उन सभी कारणों में से एक जो है, एक कारण इम्पोर्टेंट ये भी है कि हो सकता है कि कोई एस्टेरॉयड या क्षुद्रग्रह पृथ्वी पर टकराया हो, या ढेर सारे क्षुद्रग्रह पृथ्वी पर टकराए हों, जिसके कारण जो है इन्वायरमेंट जो था पृथ्वी का, मतलब वायुमंडल, वो नष्ट हो गया हो। वायुमंडल नष्ट हो जाएगा तो ना ऑक्सीजन रुकेगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड रुकेगी, ना हाइड्रोजन रुकेगी, ना नाइट्रोजन रुकेगी, ना ऑर्गन रुकेगी, ना हीलियम, कुछ रुकेगा थोड़ी। अब देखिए वैज्ञानिकों ने क्षुद्रग्रह से बचाव हेतु निम्नलिखित तरीके सुझाए हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो तरीके? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही क्षुद्रग्रह को नष्ट कर दिया जाए। एक अंतरिक्ष यान की सहायता से क्षुद्रग्रह को पृथ्वी की कक्षा से अलग कर दिया जाए। ये होगा कैसे? ये होगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के द्वारा, जो है कहाँ पर? अंतरिक्ष में, और उससे मिलते जुलते दूसरे स्टेशन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्थानिक प्रजातियाँ, क्योंकि नज़र तो वहीं से रखी जाती है ना, पृथ्वी से सब कुछ संभव नहीं है। स्थानिक प्रजाति मतलब एंडेमिक स्पीसीज़ के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए ऐसी प्रजातियाँ, कैसी प्रजातियाँ? स्थानिक प्रजातियाँ, ऐसी प्रजातियाँ जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा विश्व में अन्यत्र कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, स्थानिक प्रजातियाँ कहलाती हैं। कंगारू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक स्थानिक प्रजाति है। क्यों न्यूजीलैंड में नहीं पाया जाता क्या ये? देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। स्थानिक प्रजातियां मतलब एंडेमिक स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाई जा सकती। उदाहरण के तौर पर कंगारू जो है वो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक स्थानिक प्रजाति है। अगर स्थानिक प्रजाति होती हैं तो विदेशज प्रजातियाँ भी हो सकती हैं ना, मतलब एक्जॉटिक स्पीसीज़। तो देखिए विदेशज प्रजातियों को सामान्यतः गैर स्थानिक या बाहरी, मतलब एलियन प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। ये प्रजातियां सामान्यतः उनकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। याद रखिएगा, ये हो गई स्थानिक, ये हो गई विदेशज प्रजातियां। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विदेशज जानवरों के आयात को विनियमित करने के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। और वर्तमान में कोविड-19 महामारी ने वन्य जीवों के माध्यम से जूनोटिक रोगों के प्रसार को पुनः चर्चा का मुद्दा बना दिया है। अतः वन्य जीवों के व्यापार को विनियमित करने के उद्देश्य से सरकार यह एडवाइजरी लेकर आई है। क्या होते हैं जूनोटिक रोग? ऐसे रोग जो जानवरों से इंसानों में संचारित होते हैं। अब आ जाइए एक प्रश्न है आक्रामक प्रजातियों के ऊपर। आक्रामक प्रजातियों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए आक्रामक प्रजातियों को देशज प्रजातियों का एक उप प्रकार माना जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है आक्रामक प्रजातियों में ऐसे पौधे या जानवर शामिल किए जाते हैं जो मनुष्य द्वारा दुर्घटनावश या जानबूझकर उनकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ वे प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, परंतु ये स्थानिक प्रजातियों के लिए नुकसानदायक होते हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए जो आक्रामक प्रजाति होती हैं इन्हें विदेशज प्रजातियों का एक उप प्रकार माना जाता है, देशज प्रजातियों का नहीं, एंडेमिक स्पीसीज का नहीं माना जाता। बाकी दूसरा वाला करेक्ट है, केवल 2 हो जाएगा इसका उत्तर। तो कथन एक सही नहीं है, क्योंकि आक्रामक प्रजातियों को, इन्वेसिव स्पीसीज को विदेशज प्रजातियों का एक प्रकार माना जाता है, देशज प्रजातियों का नहीं। आक्रामक प्रजातियों में ऐसे पौधे या जानवर शामिल होते हैं या किए जाते हैं जो मनुष्य के द्वारा दुर्घटनावश या जानबूझकर उनकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर ऐसे क्षेत्र जहां वे प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, परंतु ये स्थानिक प्रजातियों के लिए नुकसानदायक हैं। अगर ये स्थानिक प्रजातियों के लिए नुकसानदायक हैं तो ये देशज का तो प्रकार वैसे भी नहीं हो सकते ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए इसमें। विदेशज प्रजातियों का प्रकार इनको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। राइट्स इश्यू किसी कंपनी द्वारा पूंजी जुटाने का वह माध्यम है जिसके तहत वह अपने मौजूदा शेयरधारकों को कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने का अधिकार, मतलब राइट, प्रदान करती है। सामान्यतः राइट्स इश्यू एक शेयर कंपनी को
एक शेयर धारक को कंपनी में उसके मौजूदा शेयर के अनुपात में और बाजार की तुलना में कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं। जो राइट्स इशू होते हैं, एक शेयर धारक को कंपनी में उसके मौजूदा शेयर के अनुपात में और बाजार की तुलना में कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मौजूदा शेयर धारकों को कंपनी द्वारा राइट्स इश्यू के तहत दिए गए शेयरों को खरीदने की बाध्यता नहीं होती और कंपनी द्वारा ऋण में वृद्धि किए गए बगैर पूंजी जुटाने के लिए राइट्स इशू का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया निवेश है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विपरीत कंपनी के प्रबंधन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता। प्रबंधन मतलब उत्पादन और विपणन में। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के द्वारा किया जाता है, इरेडा के द्वारा किया जाता है। देखिए, सेबी के द्वारा ही किया जाता है। करेक्ट है, बी भी ए भी, सारे के सारे करेक्ट हैं और करेक्ट ही बताना है, डी है इसका उत्तर। तो देखिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FPI के विपरीत कंपनी के प्रबंधन यानी उत्पादन और विपणन आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता। और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के तहत निवेशक शेयरों के लाभांश या ऋण पर मिलने वाले ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा किया जाता है। ये लाइन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, सेबी के द्वारा किया जाता है FPI का विनियमन। तो 11 प्रश्न इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए। धन्यवाद। किसी भी टेस्ट को मिस ना करें। हर टेस्ट में अलग अलग आपकी प्रैक्टिस होगी, हर तरह से प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एक प्रश्न को पूछने के 50 तरीके हैं। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आप हर तरीके से तैयार रहिए ताकि सुनिश्चित सफलता आपको प्रारंभिक परीक्षा में मिल जाए, UPSC सिविल सेवा की। धन्यवाद।